नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान किया गया है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों। औपचारिक दृष्टि से भारत में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा दोस्तों। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित हैं। अतः राष्ट्रपति के नाम पर शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार दोस्तों, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा दोस्तों। नोट: मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों। नंबर 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। नोट: मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 75(3) में किया गया है दोस्तों। नंबर 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में दिए गए इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा दोस्तों। नंबर 5, किसी सदन का सदस्य न रहने वाला व्यक्ति अगर मंत्री बनाया जाता है तो उसकी वैधता 6 महीने तक होगी, अन्यथा उसे संसद के किसी सदन का सदस्य बनाना पड़ेगा दोस्तों। नंबर 6, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद विधि बनाकर समय समय पर करती है। वर्तमान समय में यह 50,000 रुपये प्रतिमाह है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है तथा मंत्रियों व राष्ट्रपति के बीच संवाद के लिए सेतु का काम करता है दोस्तों। लोकसभा में जिस दल का स्पष्ट बहुमत होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा दोस्तों। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने का विश्वास रखता हो दोस्तों। मंत्रियों का चयन दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अपने पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के नामों की सूची और उनके विभागों की सूची राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सामान्यतः उसी सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है दोस्तों। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद संसद सदस्य न होने पर 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि उक्त अवधि में वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा और उसे दोबारा मंत्री नहीं नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को तीसरी सूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष एक बार पद की और दूसरी बार गोपनीयता की यानी कि 2 बार शपथ लेनी होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल दोस्तों, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। मंत्रियों का आकार। मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1) में अंतः स्थापित करके यह उपबंध किया गया कि मंत्रिपरिषद सहित 15% से। मंत्रिपरिषद के प्रकार। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उपमंत्री। तो चलिए जानते हैं तीनों लोगों के बारे में। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट उच्च मंत्रियों का समूह है दोस्तों, जो कि भारतीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई है। यही सरकार की नीतियों का संचालन करती है। इसके सदस्य अपने अपने विभागों या मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अब इस शब्द को अनुच्छेद 352 में शामिल कर लिया गया है। इसको इस रूप में प्रयोग किया जाएगा कि आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्रियों के हस्ताक्षर का होना अनिवार्य है दोस्तों। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। नंबर 2 राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनकी 2 श्रेणियां हैं। नंबर 1 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और नंबर 2 बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं दोस्तों। नंबर 3 उपमंत्री। उपमंत्री या कनिष्ठ मंत्री वह होता है जो किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन रहकर कार्य करता है दोस्तों। अब चलिए पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। मंत्रिपरिषद दोस्तों प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है जो मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है। दोस्तों शासन की समस्त नीतियां मंत्रिमंडल ही बनाता है। अब चलिए देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। दोस्तों यदि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। इस प्रकार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करता है तथा सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, चलिए जानते हैं। मंत्री चाहे किसी भी विभाग का हो, मंत्री चाहे किसी भी सदन का हो, सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होगा, परंतु मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्र के प्रमुख या राष्ट्रपति के प्रति होगा। दोस्तों तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, इसको याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद की ओर से कैबिनेट अभिभावक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट की बैठक प्रायः सप्ताह में एक बार होती है, परंतु प्रधानमंत्री किसी भी समय बैठक बुला सकता है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है अथवा प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामित वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम अर्थात न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति नहीं बताई गई है। दोस्तों मंत्रिपरिषद की ओर से कैबिनेट ही प्रत्येक मामलों पर निर्णय लेता है। प्रायः सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। मतभेद की अवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। दोस्तों बहुमत से लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। दोस्तों नोट, सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने तथा इसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई और श्री देशमुख ने मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के निर्णयों से मतभेद हो जाने के कारण अपना पद त्याग दिया था। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।